नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पैसा आदमी के जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन प्यार नहीं। कमबख्त कुछ भी तो नहीं बदला है। सारी चीजें ज्यों की त्यों अपनी जगह पर जमा है। लगता है जैसे कैलेंडर को उठाकर एक आले से दूसरे आले पर रख दिया गया हो। रोशनी में क्या बदला है? सब कुछ तो वैसा ही है। अलबत्ता बालों के बीच से कुछ सफेदी झांकने लगी है, लेकिन वो पहले की तरह ही खूबसूरत है। नक से सीख तक गोरा रंग, लंबी नाक, कथई आंखें, ईश्वर ने जैसे उसे बहुत ही मेहनत से बनाया है। अरे तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। रमेश बस मुस्कुरा कर राह भर जाता है। उसके साथ एक 4-5 साल का बच्चा भी है। चेहरा कुछ कुछ रोशनी से ही मिलता जुलता है। ये शायद दूसरा बच्चा है, क्योंकि जहां तक रमेश को उससे मिले कुछ 20-22 एक साल हो तो ही गए होंगे। ये दूसरा वाला है, मेरा छोटा बेटा। उसने दस्तक की। कितने साल का है? इस साल 5 साल का हो जाएगा। कुछ देर उनके बीच चुप्पी की कतरे तैरते रहते हैं। समय का हर एक सेकेंड जैसे किसी राक्षस की तरह रमेश को अपने जबड़े में खींच लेने को तैयार है। लेकिन ये भारी पल रोशनी को भी उसके सीने पर किसी पत्थर की मानिंद लगते हैं। शायद वे दोनों ही इस स्थिति के लिए तैयार नहीं हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम ऐसे पलों को भी महसूस करते हैं, जिसमें हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ये पल हमारी जिंदगी से अगर निकाल दिया जाए तो हम ईश्वर के आजीवन ऋणी रहेंगे। तभी रोशनी ने बच्चे को संबोधित किया, अर्नव। अर्नव अपनी माँ की तरह ही समझदार है। झुक कर रमेश के पैरों को छूता है। रमेश बच्चे को पुचकारता है, अरे नहीं बेटा, ये सब नहीं। बड़ा प्यारा नाम है अर्नव, और उतने ही प्यारे हो तुम। खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो तुम। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। रमेश रोशनी को आंखें कड़ी करके देखता है। तुम्हें तो पता ही है, मुझे शुरू से ही ये सब पसंद नहीं है। रोशनी बस मुस्कुरा कर राह भर जाती है। रमेश खिलौने की दुकान से एक चॉकलेट खरीद कर अर्नव की ओर बढ़ा देता है। वो माँ की तरफ देख रहा है, मानो उसे माँ से इजाजत चाहिए। रोशनी मुस्कुराते हुए अपनी मौन स्वीकृति दे देती है और नव चॉकलेट लेकर खाने लगता है। और क्या हो रहा है? अभी दिल्ली में ही हो, या जैसे रोशनी पूछना चाह रही हो, अभी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में ही लगे हो? रमेश, या सकुचाते हुए रमेश जवाब देता है, नहीं, अब मैं मास्को में रहता हूँ। यहाँ पर जेएनयू के रूसी भाषा विभाग के सालाना वार्षिक महोत्सव में भाग लेने आया था। हर साल आता हूँ। यहाँ के प्रोफेसर सब मुझे जानते हैं। वहाँ मैं रूसी भाषा और साहित्य पढ़ता हूँ। कुछ साल प्राग में भी रहा। वहाँ बच्चों को रूसी भाषा और साहित्य पढ़ाता था। रमेश अपने शब्दों के सिरे को एक बार फिर से जोड़ता है। मैं अब भारतीय नहीं हूँ। मैंने रूसी नागरिकता ले ली है। अब रूस में ही मेरा घर है। ओह, इसलिए तुम्हारे चेहरे का रंग इतना लाल हो गया है, और तुम्हारे बाल भी तो लालिया भूरे दिख रहे हैं। लेकिन तुम तब भी खूबसूरत थे और आज भी हो। रमेश के दिल में एक बार आया कि वो कह दे कि तब तुम्हें कहाँ मेरी खूबसूरती दिखी थी, लेकिन इन सब बातों का अब कोई मतलब ही नहीं है। शादी हो गई या ऐसे ही हो, अब तक वो शायद ऐसे ही पूछती है। लेकिन उसके लिए उसका उत्तर देना आसान नहीं होता। हाँ, रूस में एक शारनिन कुर्सोवा नाम की एक लड़की है। मैंने उससे शादी कर ली है। वो भी रूसी भाषा और साहित्य मास्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। फिर वो आगे जोड़ता है, तुमसे कुछ 10-1 साल छोटी होगी। दरअसल वो मेरी छात्रा थी। मैं उसे रूसी भाषा पढ़ाता था। वो रोशनी को जलाने के लिए कहता है। दरअसल वो मेरे रूसी भाषा के ज्ञान और व्याकरण की शुद्धि के कारण ही मुझसे प्रभावित हुई थी। मैंने कई देशों की यात्राएं की। कुछ साल फ्रांस में भी रहा। कुछ साल जर्मनी और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भी प्रोफेसर रहा।
वहां मैं रूसी भाषा और साहित्य पढ़ाता रहा। वो अतीत के किसी पतझड़ वाले साल के पत्ते बटोरने लगता है, जिसके पत्तों में उसके आंखों की नमी जब्ज है। रोशनी के शब्दों में तो उसने ही यही कहा था, प्रैक्टिकल बनो यार, प्रैक्टिकल। इतना मत सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगर घर वालों का दबाव ना होता तो मैं तुमसे ही शादी करती, लेकिन मम्मी पापा का दबाव है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पता तो है। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं। आज भले ही मेरा यूपीएससी क्रैक हो गया है, लेकिन अपने मम्मी पापा को मैं ना नहीं बोल सकती। किसी ने सही कहा है, वक्त, इंसान और आदमी के हालात बदलते रहते हैं। रमेश के मन में उस वक्त ये ख्याल आया था कि वो कह दे कि ना तो सिर्फ तुम मुझे ही कह सकती हो, तुम्हारे लिए ये आसान भी है, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ प्यार कौन कर रहा था। सही बात है, पद और प्रतिष्ठा मिलते ही आदमी अपनी औकात भूल जाता है। उसको अपने खुद के जैसे साधारण लोग भी बेहद घटिया और दो कौड़ी के लगने लगते हैं। तो क्या रमेश भी रोशनी की नजरों में दो कौड़ी का आदमी था? नहीं, उसे वो पिछले 7-8 सालों से जानता है। उसकी बातों से कभी उसे ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह से बदल जाएगी कि एक सिरे से उसके और अपने रिश्ते को खारिज कर देगी। कभी कभी रमेश ये भी सोचता कि बेकार ही वो रोशनी से मिला, बेकार ही उसने रोशनी को रूम पार्टनर बनाया। अगर रूम पार्टनर भी बनाया तो एक दूरी बनाकर रखता उससे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। शुरुआती दिनों से ही वो रोशनी को दिल से चाहने लगा था। वो देवी की तरह उससे प्रेम करता था। रोशनी उसके लिए प्रेम की नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अगर वो रोशनी से नहीं मिलता, या अगर वो उसकी रूम पार्टनर नहीं होती, तो क्या वो उससे प्यार कर पाता? नहीं ना। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, सैकड़ों लाखों लड़कियां आती है इस शहर में। क्या उसे उस सब लड़कियों से प्रेम हो जाता? नहीं ना। ये तो संयोग ही था कि उससे रोशनी की मुलाकात हो गई और वो उसकी रूम पार्टनर बन गई। क्या कोई और लड़की उसकी रूम पार्टनर होती तो क्या वो उससे भी प्रेम कर बैठता? नहीं। उसे पता नहीं, वो कुछ भी सोचना नहीं चाहता था, या वो इस सवाल को टाल जाना चाह रहा था। उन दिनों उसकी हालत बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी थी। रोशनी से ब्रेकअप के बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना ही छोड़ दिया था। उसे रोशनी नाम और सिविल सेवा की तैयारी से चिढ़ सी हो गई थी। उसका आत्मविश्वास जाता रहा था। उसने मुखर्जी नगर के अपने उस पुराने फ्लैट को भी छोड़ दिया था। अब वो भाषा और साहित्य को पढ़ने लगा था। अब उसे सुलोन मैक्सिस गोर्की, विक्टर ह्यूगो को पढ़ाना अच्छा लगता था। अब उसे चीनी, रूसी, जापानी भाषा का साहित्य पढ़ना लिखना बहुत भाने लगा था। इस घटना के बाद उसने जेएनयू के भाषा विभाग में कई दाखिला ले लिया था। वही उसने कई विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया, उनके साहित्य के अध्ययन में जुट गया। बाद में उसे मास्को यूनिवर्सिटी में बतौर प्राध्यापक की नौकरी मिल गई थी। बहुत साल रूस में रहा, वहां अध्यापन का कार्य किया। प्राग से जब रूसी भाषा पढ़ाने का उसको सामने से मौका मिला तो वो टाल ना सका। वो कभी कभी अखबार के कतरनों के कानून अंतरों में ये सब खबर पढ़ता कि अमुक लड़के ने अमुक लड़की के चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया, या किसी लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया और पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे करते होंगे ऐसा लोग, खासकर तब जब वे एक दूसरे से प्रेम करते हों, या उनकी भी ऐसी ही मनोदशा होती होगी। उस समय उस प्रेमी को वैसा ही लगता होगा जैसा अभी रमेश को लग रहा है, या कि जैसी उसकी मनोदशा अभी है। अखबार में कभी कभी ये भी छपा होता कि लड़के ऐसा एक तरफा प्रेम में पड़कर करते हैं, और कभी कभी वो बलात्कार की घटनाओं के बारे में भी पढ़ता। तो उसको लगता कि क्या ऐसी मनोदशा में ही लोग बलात्कार भी करते हैं। क्या उसकी मनोदशा भी एक एसिड अटैकर की या एक बलात्कारी की हो गई है? क्या वो इतना क्रूर हो गया है कि वो रोशनी के ऊपर तेजाब फेंक देगा या उसके साथ बलात्कार करेगा? क्या वो इतना कुठित हो गया है? लेकिन
उसे वो इतनी आसानी से भूल भी तो नहीं पाएगा। प्रेम को पगने में समय लगता है, 8 साल, 18 साल या फिर 1 सदी या कई कई सदियां, लेकिन ये तो बिछोह था। किसी जन्म में अनकिए या किए का प्रतिदान, लेकिन इस किए अनकिए का दुख अकेले वो ही क्यों भोगे, जबकि प्रेम उसने अकेले थोड़े ही किया था। जो अकेले ही प्रतिदान पाता, रोशनी को भी तो प्रतिदान मिलना चाहिए। प्रेम के तो नायाब उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। उसका प्रेम उद्दाम प्रेम है, जैसे कृष्णा जी और राधा जी ने किया था, रोमियो और जूलियट ने, हीर और राझा ने किया था। प्रेम में केवल लेना ही नहीं होता, देना भी होता है। धरती पर ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं जो शरीर कभी मिले ही नहीं, लेकिन आज भी जमाना उनकी मिसाल देता है। वो जितना प्रेम के बारे में सोचता है उतना ही उलझता जाता है। लगता है दिमाग के तंतु फट जाएंगे, लेकिन वो कभी कभी लचीला भी हो जाता है। वो मठों मंदिरों के बारे में सोचता है कि वो कहीं काशी, मथुरा, हिमालय या बनारस चला जाए, मोक्ष की नगरी जहाँ चिताएं जलती हो, जहाँ जीवन का सार पता चले। वो अपनी चिता खुद जलती देखे, समझे इस निसंसार दुनिया को, जलते हुए वो लोगों के सच झूठ को समझे। आखिर ईश्वर से भी प्रेम तो प्रेम ही है। अलमस्त हो जाए पीरों की तरह, भूल जाए घर द्वार, माँ बाप की चिंता, जोगियों या साधुओं की तरह जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म मजहब से ऊपर उठ जाए। लोग कहते हैं ये जो हट्टे कट्टे योगी हैं, महात्मा हैं, ये लोग आकर्मण्य लोग हैं, काम से भागने वाले। फिर काम कौन करता है? महलों की धन्ना सेठ या राजनेता सारी जिंदगी वे दूसरे के श्रम पर पलते हैं, लेकिन जिनके श्रम पर पलते हैं उनको ही हेकड़ी निकाल देते हैं। सुबह से शाम तक इनका कॉलर कभी गंदा नहीं होता, लेकिन ये मालपुए और 56 भोग खाते हैं। श्रम करके खाने वाला दिहाड़ी मजदूर अगले दिन क्या खाएगा, इस बाबत वो सोचता है। ऐसे देखा जाए तो ये जो अलमस्त जोगी हैं, इन्होंने जीवन के सार को जान लिया है। तभी तो वे खानाबदोश हैं, बिल्कुल नदी की तरह। नदी भी तो प्रेम की तरह है, उन्मुक्त, उच्च श्रृंखल यानी लयात्मकता के साथ आगे रास्ता तलाशती हुई, ऊंचे पहाड़ पठार, मैदानी भूभाग सबको फलांगती हुई। कोई सीमा रेखा नहीं, ना कोई देश, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना इंसानों की तरह नफरती सोच, ना लोभ, ना लालच। प्रेम भी नदी की तरह ही होता है, बहता जाता है नदी की तरह। संवाद देश, नागरिकता, धर्म, मजहब से दूर, सरहदों से परे, इसे बांधा नहीं जा सकता सीमाओं में। प्रेम संगीत की तरह होता है। आप किसी दूसरे देश में चले गए हैं, आपको कोई संगीत सुनाई पड़ता है और आपकी उंगलियों और पैरों में जुबिंज होने लगती है। अपनी कुंठा के कारण ही आदमी देश, समाज, जाति पाति, ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब में बटा हुआ है। साधुओं पीरों को भी कभी देखा है चिंतित होते हुए? उन्हें नहीं पता कल क्या होगा, कल वो क्या खाएंगे, कल उनका ठौर कहाँ होगा, लेकिन चिंता मुक्त हैं। आज यहाँ रुके, कल वहाँ, ना कोई अस्थायित्व, ना कोई झमेला। झमेला तो दुनियादारी से जुड़े लोगों का है, दिन भर तनाव में बिताते हैं, नमक रोटी के जुगाड़ में। जिंदगी भर दौड़ते रहो, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती, दम भरने की भी फुर्सत नहीं, जैसे जिंदगी की रेस में बेवजह दौड़ रहे हो। आखिर क्या हासिल कर लेंगे वो जिंदगी के सबसे आखिरी छोर पर? जब वो ये बात सोचता है कि वो बनारस या काशी या मथुरा चला जाए और अपना दाह संस्कार होते देखे, तो उसके शरीर में कोई झुरझुरी पैदा नहीं होती। कभी कभी उसको लगता है कि वो कोई दार्शनिक हो गया है, अरस्तु, सुकरात की तरह। आखिर ऐसी बहकी बहकी बातें भला कौन करता है? कोई है जो उसके तर्कों को काट कर दिखाए? वो झूठ भी तो नहीं कह रहा। इतनी माथापच्ची के बाद भी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। ये जिंदगी भी कितनी उफाह से भरी पड़ी है, लेकिन बलिदान आखिर रमेश ही क्यों दे? और लालच क्या रोशनी के मन में नहीं आ गया था? वो पद, प्रतिष्ठा और रुपए पैसे को ही बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देने लगी थी। क्या हुआ अगर वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया? बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते,
तो क्या उनके साथ किया हुआ लोगों का कमिटमेंट लोगों को भूल जाना चाहिए। और पैसा आदमी के जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन प्यार नहीं। हरीश ने बेशक यूपीएससी क्रैक कर लिया हो, लेकिन प्यार तुम उससे नहीं करती, ये तुम भी जानती हो। और तुमने तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली है। तुम आज की नारी हो, आधुनिक काल की। तुम पर कोई अपने विचार थोप नहीं सकता। तुम स्वायत्त हो। उस कुछ दिनों में तुम्हारी ज्वाइनिंग किसी बड़े शहर में हो जाएगी। तुम प्रशासनिक अमले की प्रमुख होगी। तब भी प्रशासन को चलाने के लिए, जिले को संभालने के लिए तुम अपने मम्मी पापा से सहयोग मांगोगी, नहीं ना? उस समय तुम्हें अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होगा। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई फैसला लेते समय अपने घर वालों से पूछता है या खुद फैसला लेता है? प्रशासन संभालना और शादी ब्याह दोनों अलग अलग मामले हैं। प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हुए हम निजी नहीं होते, लेकिन शादी ब्याह नितांत पारिवारिक और निजी मामले होते हैं। घर वालों की मर्जी के बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। बावजूद इसके कि हम 7-8 सालों तक अच्छे दोस्त रहे हैं, भविष्य में भी हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं। लेकिन हम दोस्ती के रिश्ते से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इन 7-8 सालों में हम केवल रूम पार्टनर ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी रहे हैं। और हम सिर्फ दोस्त ही नहीं हैं, ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। अगर मैं भी यूपीएससी क्रैक कर लेता तो आज की तारीख में हम दोनों शादी कर रहे होते। कर लेते तब ना। रोशनी की आवाज अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। तो क्या तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती? बी प्रैक्टिकल यार, डोंट बी फूल। प्यार पहले करती थी, लेकिन अब नहीं। लोग क्या कहेंगे? वैसे भी मुझे अब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। फिर मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग होगी। फिर उसी समय रोशनी का फोन बजता है। रोशनी फोन लेती है। फोन उसके पिता ने ही किया था। शायद फोन पर आवाज कुछ स्पष्ट नहीं है। रोशनी कई बार हेलो हेलो कहती है, लेकिन आवाज फिर भी नहीं आती। शायद नेटवर्क खराब था, या शायद फोन ही खराब था। रोशनी फोन को स्पीकर पर कर लेती है। एक बूढ़ी आवाज स्पीकर से कौंधती है, क्या कर रही हो अब तक तुम वहाँ? यहाँ हरीश के पापा का बार बार फोन आ रहा है। उन्हें हाँ कहूँ या ना? आखिर की लाइन रमेश की छाती में शूल की तरह व्यवस्थ हो जाते हैं। उस कंगले रमेश को साफ मना कर देना, शादी के लिए हाँ मत कह देना। तुम बहुत भावुक हो बेटी। रोशनी बात की बात पूरी होने से पहले ही फोन काट देती है। चलती हूँ, मेरी शॉपिंग हो गई। रोशनी की बात से रमेश की तंद्रा टूट जाती है। हाँ चलो फिर मिलते हैं। अचानक से रमेश के दिमाग में हरीश का ख्याल आता है। वो हरीश के बारे में रोशनी से पूछता है, तुम्हारा पति हरीश नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? रोशनी के स्वर में उदासी कहीं गहरे तक उतर आती है। पिछले साल कोविड में वो नहीं रहे। ओहो, तुम ठीक से रहना। मास्को में भी बहुत से लोग मर रहे हैं। मैंने पति को तो खो दिया है, लेकिन अब एक बहुत अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहती। अपना ख्याल रखना। दरअसल मेरी तकदीर ही खराब है। वो रोने लगी थी। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। रमेश आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था, बेकार ही वो मास्को गया, बेकार ही रूसी भाषा सीखी, बेकार ही प्रोफेसर बना। तभी उसे प्रतिदान का ख्याल आया, किसी किए अनकिए का प्रतिदान। वो अकेले कहाँ भोग रहा था। कभी कभी मिथक भी सच हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।